मैं कमिंग सर। आइए आइए जी सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बैठिए। थैंक यू सर। मनीष, आप अभी क्या कर रहे हैं? सर मैं आरएस की प्रिपरेशन कर रहा था प्रॉपरली। अच्छा अच्छा, आपने 2018 में इंटरव्यू दिया हुआ है, जी सर। आपका सिलेक्शन भी हुआ था। सर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ 11 नंबर से। अच्छा अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? सर जिम करना मेरी हॉबी है। जिम। जी सर। ओके। मनीष, आपने बीए किया है जी सर। और आप, बधाई आपको, आप सेकंड टॉपर रहे हैं स्टेट में, सीनियर में। जी सर। सब्जेक्ट क्या थे आपके सर बीए में। सीनियर में? सर सीनियर में मेरी होम साइंस थी, हम्म, ड्राइंग थी एंड ज्योग्राफी थी। अच्छा। होम साइंस, ड्राइंग और ज्योग्राफी, जी सर। तीनों स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। जी सर। फिर आपने सर मैंने हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना बीए किया था एंड हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल मेरे सब्जेक्ट हिस्ट्री, एंड पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री ऑनर्स थी क्या? नहीं सर, बीए प्रोग्राम था। हिस्ट्री और पॉलिटिकल। जी सर। तो आप ये बताइए, जी सर। सीधे ही जोधपुर से दिल्ली पहुंच गए जी सर। और हिंदू में पढ़े, जी सर। हिस्ट्री और पॉलिटिकल लेने के पीछे कारण बताइए। सर ज्योग्राफी का छोड़ा। सर एक तो वहाँ सब्जेक्ट दो ही लेने पड़ते हैं और ज्योग्राफी था ही नहीं वहाँ ऑप्शनल। एंड दूसरा सर, मुझे सिविल सर्विस में शुरू से जाने की इच्छा थी, तो मुझे लगा कि ये मुझे आगे आगे बेनिफिट करेंगे। फिर आपने दिया था सिविल सर्विस? सर मैंने आरएस जो था 2018 दिया था, मेरी ग्रेजुएशन होते ही। अच्छा अच्छा, आईएएस नहीं दिया अभी तक? सर अभी तक मैंने नहीं दिया। आगे दोगे? सर अगर मुझे जॉब मिल जाती है एंड उसके बाद अगर मुझे वक्त मिलता है जॉब के साथ, तो मैं जरूर ट्राई करना चाहूँगा। वक्त तो मिलता नहीं है, वक्त को आपको निकालना पड़ेगा। सर मैं अपना बेस्ट कोशिश करूँगा, अगर मुझे मिलता है टाइम निकाल देता हूँ मैं, तो मैं जरूर कोशिश करूँगा। अच्छा अच्छा, चलिए तो आप ये बताओ, जी सर। आज का राजनीति शास्त्र जी सर। कल का इतिहास बन जाता है, कैसे? मैं वक्त लेना चाहूँगा थोड़ा सा। बिल्कुल, मैंने जो पूछा है ये सुना तो है ना जी आपने? सर। जी सर। आज की राजनीति जी सर। आने वाले समय का इतिहास हो जाती सर जैसे पिछले टाइम में जो है वो राजतंत्र चल रहा था, है। वो अभी जो है वो सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा हो चुका है। अभी लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। तो ये दिखाता है कि जो आज की जो व्यवस्था चलती आ रही है, हो सकता है वो इतिहास में बदल कर इतिहास का विषय बन जाए। इतिहास में प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल और मॉडर्न, जी सर। वर्ल्ड हिस्ट्री, राजस्थान, इनमें से आप किसे पसंद करते हैं जहां से हम आपसे सवाल कर सकें? सर मुझे लगता है मॉडर्न इंडिया में ज़्यादा मॉडर्न इंडिया। जी सर। तो आप ये बताइए कि मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कहाँ से मानते हो आप? सर 1857 से मैं शुरुआत मानता हूँ। क्या घटना थी ये? सर जो रिवॉल्ट हुआ था, इसे फर्स्ट नेशनल स्ट्रगल भी कहा जाता है, वहाँ से शुरुआत मान जाती है अच्छा। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की। जी सर। तो फिर ये जो 1857 की घटना है, जी सर। इसे स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, जी सर। 1857 का विद्रोह भी कहते हैं, जी सर। और 1857 की क्रांति भी कहते हैं। बिल्कुल सर। तो विद्रोह, संग्राम और क्रांति, जी सर। आप इनको डिफाइन करेंगे? सर विद्रोह, संग्राम और क्रांति। जी सर। सर विद्रोह जो होता है वो एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर होता है। वही जो संग्राम है वो हम बैटल के तौर पे ले सकते हैं। जैसे इंडियंस के जो वॉर सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वो एक संग्राम हो गई। अच्छा। वही जो क्रांति है वो आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए की जाती है। तो क्या क्रांति हुई थी तो कोई परिवर्तन हुआ था आमूलचूल? सर एक तो सर नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो था वो फर्स्ट टाइम वहां से उभर के आता है। इंडियन आपने वीडी सावरकर साहब का नाम सुना है? जी सर। वो भी कुछ कहते हैं कि इसके बारे में, 1857 के बारे में? सर वही कहता है कि सर मैं श्योर तो नहीं हूँ बट मैं ट्राई कर सकता हूँ अगर आप बिल्कुल मुझे बिल्कुल। सर वो कहता है कि ये फर्स्ट नेशनल स्ट्रगल थी, जहां से मतलब जो है नेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है इंडिया को लेकर वो आया था पहले। 1857 से पहले ब्रिटिश हुकूमत और 1857 के बाद की हुकूमत, दोनों में क्या बदलाव था?
सर एक तो सर जो उनका कह रहा हूँ, इंडिया से संबंध नहीं इस बात का, उनमें क्या बदलाव आया था? ब्रिटिश के अंदर जो क्या बदलाव आया था सर, एक तो जो कंपनी रूल था उसे हटा दिया गया था, एंड जो है जो क्वीन का रूल था उसे लाया गया था। तो फिर ये कंपनी क्या थी? कहते हैं जैसे 1857 के बाद महारानी का शासन लागू हो गया, यही कहते हैं? बिल्कुल सर। श्योर? जी सर। तो फिर कंपनी क्या थी? सर एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिन्हें यहाँ जो है इकोनॉमिक्स रिटर्न बेनिफिट के लिए भेजा गया था, मतलब जो व्यापार कर रही थी और साथ साथ वो यहाँ पे रूल भी फिर हम यूं कह सकते हैं कि 1857 तक इतना विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया, कंपनी इतना आगे बढ़ गई, और ब्रिटिश हुकूमत को अर्थात महारानी के शासन को इतना पता नहीं लगा था कि एक कंपनी है जिसने जाकर के वहां पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। सर बिल्कुल पता था उन्हें, पता था। और सर इवन जो कंपनी जो थी उन्हें सपोर्ट ही जब क्वीन का था। अब जब सर रिवॉल्ट हुई तब क्वीन को जहां तक मेरा मानना है कि क्वीन को लगा होगा कि अब जो है सत्ता जो है क्वीन के अंडर में होनी चाहिए, क्योंकि वो संभाल नहीं एक पा सवाल और बताओगे? जी सर। 1857 की क्रांति, हमारा जो राजपूताना का शासन था, जी सर। यहाँ के राजा महाराजा जागीरदार सामंत, जी सर। क्रांतिकारियों के पक्ष में थे या हुकूमत के पक्ष में थे? सर हुकूमत के पक्ष में थे, मोस्ट ऑफ द जो रूलर्स थे वो हुकूमत के ऐसा पक्ष में। कौन कौन से शासक थे जो क्रांतिकारियों के साथ लड़े थे? सर मैं थोड़ा सा टाइम बिल्कुल। सर पाली के एक सामंत थे, वो लड़े थे। सर मैं नाम अभी रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, कोई खुशाल सिंह नाम? खुशाल सिंह। ओके, खुशाल सिंह। थैंक यू। आपने इतिहास में प्राचीन भारत भी पढ़ा है और आधुनिक भारत भी पढ़ा है। जी सर। मौर्यों का जो शासन था वो एक प्रकार का लोक कल्याणकारी शासन था, लोक कल्याणकारी राज्य था, आदर्श राज्य था। बिल्कुल सर। वही हम आधुनिक भारत में देखते हैं तो अंग्रेज मौर्यों की तरह लोक कल्याणकारी राज्य या आदर्श राज्य की स्थापना क्यों नहीं कर पाए? क्या वजह है? सर जहाँ तक मुझे लगता है सर, पहली वजह तो ये थी कि जो मौर्य जो थे वो इंडियंस थे, तो उन्हें जो था एक वो अपनत्व का भाव था कि ये हमारी प्रजा है। वही जो ब्रिटिशर्स थे वो फॉरेनर्स थे, तो वो इंटेंशनल यही लेके आए थे कि ये कॉलोनी है हमारी और हमें इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना है। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट मुझे यही लगता है कि दोनों के बीच में भाव यही थे। तो कहने का मतलब फिर ये हुआ कि अंग्रेज लुटेरे थे या आक्रमणकारी थे या कुछ और? आपका क्या कहना है? सर मेरा तो ये मानना है कि ये इन दोनों का मिश्रित रूप थे। मोस्टली उनका एक ही इच्छा थी कि वो इनको जहाँ तक एक्सप्लॉइट कर सके इकोनॉमिकली उतना एक्सप्लॉइट करे और इसको खोखला कर दे देश को। आप सिरोही से बिलोंग करते हैं। जी सर। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, जी सर, तो सिरोही कितने चरणों में राजस्थान के साथ में शामिल हुआ? सर सिरोही जो है वो 6ठे चरण और 7वें चरण के अंदर सिरोही के अंदर राजस्थान के अंदर मिला था। 6ठे चरण के अंदर सर जो है आबू रोड और देलवाड़ा है, उसके साथ 86 गांव जो थे वो नहीं जुड़ पाए थे, जो 7वें चरण के अंदर जुड़े गए थे। तो फिर ये क्या वजह क्या थी कि भाई उनको 6ठे चरण में आधा ले लिया फिर आधा बाकी रखा? क्या वजह क्या थी? सर इसकी वजह ये थी कि जो ये बाकी का जो हिस्सा था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर चला गया था, और पर जो 7वें जो नहीं, वो क्यों दिया उसको? वही वजह ढूंढ गया। सर वजह एक्चुअली सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो चाहते थे कि माउंट जो है वो वहाँ का हिस्सा बने गुजरात का, इस वजह से उन्हें वहाँ दिया गया था। बट 7वें चरण के अंदर जो कमेटी बनाई गई थी, फैजल अली का जो कमेटी थी, उनकी जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की जो सिफारिश थी उसके बेस पर वापस जो आबू रोड और देलवाड़ा का जो हिस्सा था वापस सिरोही को दे दिया गया। क्या गोकुल भाई भट्ट का कोई योगदान या भूमिका नजर आती है आपको एकीकरण में? सर उनकी एकीकरण को लेकर इतनी बड़ी भूमिका नहीं थी, बट सरदार वल्लभ भाई की एक बात की थी उन्होंने कि जो हाथल गाँव है सिरोही को वही चाहिए और गोकुल भाई भट्ट चाहिए थे, वो हमने राजस्थान को दे दिया गया, तो बाकी का हिस्सा जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर रहना चाहिए। अब आप बताएं, राजस्थान के एकीकरण की स्वर्ण जयंती जी सर मनाना बाकी है या मना चुके हैं? सर माफी चाहूँगा, मैं इसका संदर्भ समझ नहीं पा रहा हूँ कुछ समय। राजस्थान का एकीकरण हो चुका, जी सर। तो ये घटना है। अब हमको ये जवाब देना है आपको कि राजस्थान के एकीकरण की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? आपको डेट बतानी है। सर 30 मार्च को। सन भी बताना है। सर 1949, 30 मार्च 1949।
49 को स्वर्ण जयंती मनाई। सर जो ग्रेटर राजस्थान था वो बन चुका था, और जो पूर्ण राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को हम मानेंगे कि स्वर्ण जयंती होगी। तो स्वर्ण जयंती कितने समय के बाद मनाई जाती है? सर इस बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ सर। आप श्योर नहीं है? नहीं सर। आज का अखबार पढ़ा है आपने? जी सर। क्या हेडलाइन थी? कौन सा अखबार पढ़ा आपने? सर मैंने दैनिक भास्कर पढ़ा था। दैनिक भास्कर की हेडलाइन कौन सी थी आज? सर मैंने एक तो ये पढ़ा था कि आज इंडिया जो है थाईलैंड से जीता है 84 रन से एशिया कप के अंदर वुमेन्स टीम। सूर्यग्राम, पूरे भारत में आज को एक सूर्यग्राम के रूप में किसी की चर्चा है। सूर्यग्राम, सर माफी चाहूंगा। सौर ग्राम कह दीजिए, सूर्यग्राम कह दीजिए, जहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने अच्छा राष्ट्र को समर्पित कर दिया, उसका उद्घाटन भी किया है। सर शिव जी की मंदिर बनाया बहुत बड़ा, जो कहाँ पे, किसका? ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर। सर मध्य प्रदेश में इतना मुझे पता है, शायद हो सकता है कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट को लेकर कंफर्म नहीं हूँ। ठीक। आपने पॉलिटिकल साइंस में भी आपका सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन लेवल? जी सर। अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि भारत में जो प्रशासनिक सेवा है उसे उसका जन्मदाता किसे माना जाता है? सर बिल्कुल सर, मैं बताइए। सर लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। क्यों माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता? क्योंकि सर पहले, उससे पहले जो थे वो सर कंपनी द्वारा जो थे प्रशासक चुने जाते थे, तो सर एग्जाम जो पैटर्न था वहाँ से शुरू कराया था उन्होंने। अच्छा, एक जिले का जो डीएम होता है उसका जो मेन काम होता है वो सारे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट्स करता है। बिल्कुल सर। ठीक है, लेकिन इतने बड़े पद पे रहते हुए भी उसके पास कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री जैसे माना जाता है, मान लो जैसे बीटेक किए हुए हैं या मान लो एमबीबीएस किए हुए हैं या मैनेजमेंट किए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो क्या आपको लगता है कि इतने बड़े पद पे रहते हुए कोई व्यक्ति इतना सक्षम हो सकता है कि वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है? सर मुझे जहाँ तक लगता है कि जो डिमांड करती है ये सर्विस, वो मोस्टली जनरलाइज सर्विस की डिमांड करती है, कि हमें एक पर्टिकुलर फील्ड को नहीं देखना होता है, हमें बहुत सारे फील्ड के ऊपर सुपरविजन करना होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जो है किसी डिग्री के अंदर ही वो जो अच्छा है वो अच्छा कर पाएगा वहाँ पर। अच्छा, मेरा सर ये मानना है। लोकतंत्र का आधार स्तंभ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को माना जाता है। ठीक है, आप संविधान का कोई एक पार्ट बताइए जहां पे तीनों चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। सर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। सर मैं थोड़ा सा वक्त ले सकता हूँ? बिल्कुल। सर फंडामेंटल राइट्स के अंदर अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स, वेरी गुड। किस आर्टिकल में, आर्टिकल क्या थोड़ा सा बता सकते हैं कि कौन से आर्टिकल में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के बारे में बात की गई है? सर मैं पर्टिकुलर सर आर्टिकल तो नहीं बता सकता, बट मैं कैस कर सकता हूँ जहाँ तक मुझे समझ में आता है। सर मुझे लगता है आर्टिकल 19 जो है, अच्छा, बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर चल रहा है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं जिन्होंने अपना कन्वर्जन कर लिया है मुस्लिम में या ईसाई में, तो उनको शेड्यूल्ड कास्ट के बेनिफिट्स नहीं मिलते। ये बहुत दिन से मैटर चल रहा था। ठीक है, केवल अगर वो बौद्ध धर्म में जाते हैं या सिख में जाते हैं तब उनको बेनिफिट्स मिलता है। आपको क्या लगता है ये सही है या नहीं सही है? सर मुझे लगता है कि जो इस पर है, अगर वो दूसरे धर्मों में जाते हैं तो अगर वहाँ मिल रहा है तो मुस्लिम धर्म में भी इनको मिलना चाहिए। सर ये कहीं ना कहीं मतलब अनेकता में एकता का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो क्षतिग्रस्त करता है कि हम दूसरे धर्मों को तो अलाउड कर रहे हैं, अगर वो जाते हैं वहाँ अलाउड करने पे, सिर्फ मुसलमान धर्म के अंदर जो है हम जाते हैं अलाउड नहीं किया जाता है। इसके लिए किस प्राधिकारी को भारत में ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में घोषित कर सकता है? सर पर्टिकुलर ऑफिसर को बताना है। हाँ, मतलब किसको ये पावर है कि वो घोषित कर सकता है कि हाँ आज से ये जाति इस कैटेगरी में रहेगी, अनुसूचित जाति में या अनुसूचित जनजाति में? सर अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 105, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वहाँ स्टेट को पावर दी गई थी कि वो चाहे तो किसी भी कम्युनिटी को ऐसे घोषित कर सकते हैं। कोई भी स्टेट घोषित कर सकता है सर 105 में, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। मनीष, IQ और EQ सुने होंगे दोनों वर्ड। प्रेजेंट जो जॉब के लिए आप जिसमें जाना चाह रहे हैं उसमें इन दोनों में से किस चीज़ का ज़्यादा महत्व है? मैं चाहता हूँ कि दोनों ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैसे? मैम इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो खुद की फीलिंग्स को और दूसरों की फीलिंग्स को समझकर और उसके बेस पर जो है डिसीजन देने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको कहते हैं। तो दोनों की बहुत ज़रूरी है। वहाँ इमोशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं मेरे को। और जो ये है IQ,
इंटेलिजेंट कोसेंट, उसके अंदर की आपका जो नॉलेज है वो बहुत काम आएगा वहाँ पर प्रशासन के अंदर। वर्क प्रोफाइल भी आपकी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, आप अच्छा काम करते हो दिखाई पड़ता है। मनीष, आजकल ना ये वर्ड बहुत प्रचलन में है, एम्पैथी। जी मैम। तो ईक्यू और एम्पैथी एक ही हैं या क्या डिफरेंस है, अगर डिफरेंस है तो? जी मैम, एम्पैथी अगर हम कहें तो हम ये कहेंगे कि मैम जो मैं फील कर पा रहा हूँ वो आगे वाले का पेन जो भी है वो मैं भी फील कर पा रहा हूँ, ऐसे के ऐसे ही। और इमोशनल इंटेलिजेंस हम ये कहेंगे कि आगे वाले की जो फीलिंग्स है और जो उसको मैं अच्छे से समझ पाता हूँ और उसके बेस पर जो है ना अपना रिएक्शन भी दे पाता हूँ। रिएक्शन भी दे पाते हैं। तो आपको लगता है कि एम्पैथी इज अ राइट थिंग? क्या ऐसा हो सकता है कि हम सेम पेन को फील कर पाए? मैम, मेरा ऐसा मानना है कि जिसके जूते में पेन होगा उसी को पेन फीलिंग होगी। जहाँ तक जब तो आपके लिए इस जॉब में एम्पैथी इम्पोर्टेंट है या ईक्यू इम्पोर्टेंट है? मैम, मुझे लगता है कि दोनों इम्पोर्टेंट है। अच्छा, क्या सोचा है एक आरएएस बनने के बाद, क्या करना चाहेंगे समाज के लिए कि आपको समाज बाद तक भी याद रखे? कोई 2 चेंजेस। मैम, मोस्टली सर मैम जो ये ड्रॉप आउट रेशियो होता है एजुकेशन के अंदर, उनको मैं कम करने के लिए कोशिश करना चाहूँगा। बाकी मैम अपने प्रशासन जो है मैं जब करूँगा तब जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ मैं बदलाव के लिए जो अपने खुद से शुरुआत करूँगा। और जो है उनको जो योजनाएं होती है वो सर्वोदय के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो लास्ट पर्सन जो होता है जहाँ तक वो पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँचने की मैं कोशिश करना चाहूँगा। थैंक यू। एक अधिकारी के रूप में आप आरएस, आरपीएस, बीडीओ, तहसीलदार, डीटीओ, डीएसओ किसे पसंद करोगे? सर मुझे लगता है कि अगर फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी आरएएस है तो मुझे वही मिलनी चाहिए। मेरे तो बेस्ट एफर्ट्स यही होंगे। अच्छा, आपकी हॉबी जिम है? जी सर। इसे बरकरार रखेंगे आप आगे? बिल्कुल सर, मेरी यही इच्छा है, मैं लाइफ टाइम तक इसे एक बरकरार आरएस अधिकारी के रूप में आपको तो ठीक है, लेकिन इस हॉबी को आप कहाँ लाभान्वित कराओगे जनता को? सर अभी सर हमारे जो सीएम सर है वो भी जो है ग्रामीण ओलंपिक की बात करते हैं और सर हम कई सारी योजनाएं देखते हैं जो शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर है। ठीक, तो स्वास्थ्य की जरूरत तो हमें हर जगह एक लास्ट सवाल, जी सर। राजस्थान में स्वास्थ्य संबंधी कोई योजना है? बिल्कुल सर। कौन सी है? सर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना फिलहाल जो चल रही है। इसमें और कोई बदलाव है और कोई योजना है इसके साथ में? सर मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना हो गई। चलिए एक सवाल और करेंगे आपसे। जी सर। राजस्थान जो पुलिस है जी, इसके सामने चुनौतियां तो बहुत है। बिल्कुल सर। लेकिन जो आपको महत्वपूर्ण चुनौती लगती है, 2 चुनौतियां बताइए राजस्थान पुलिस के सामने महत्वपूर्ण 2 चुनौती कौन सी है? सर एक तो तस्करी बहुत होती है और हम उन्हें पकड़ नहीं पाते यूजुअली। और वर्तमान में सर बहुत सारे है ना सर हत्या रेप के इंसिडेंट्स देखने मिलते हैं, चोरी वाले। ये दोनों जो है इनको उनका तुरंत निस्तारण जो है वो बहुत मुश्किल। यदि आप आरपीएस बन जाएं, जी सर, इन दोनों का एक एक समाधान बताओ, आप अलग से क्या करोगे? सर फर्स्ट जो है तस्करी वाला, हाँ, उसमें सर जो छोटे छोटे जो रूट होते हैं गांवों के अंदर, पगडंडी वगैरह, वहां मैं अपनी अप्रोच बनाने की कोशिश करूंगा। मतलब आप मेन रूट तो है ही है, लेकिन पगडंडियों को भी क्या किसी पुलिस कप्तान ने अभी ऐसा किया है कहीं पे? सर अभी मैंने पढ़ा था बट मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ सर। सॉरी सर, मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ। झुंझुनू वाले ने? झुंझुनू उसके सर थे सर। ओके, थैंक यू। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। ठीक है ना? और हाजिर जवाबी आपकी ठीक है। थैंक यू सर। अब अपन को कोई सुधार करने हैं, उन पर डिस्कस करना है। फिजिकल फिट पे तो बात कर ही नहीं सकते क्योंकि आपका पहले से ही सही है। थैंक यू सर। फिर भी नंबर 1, पैरों को यूं करो एक बार, थोड़ा सा बैठने में आगे झुको थोड़ा, यूं, ठीक है ना? जी सर। पीठ लगा के कुर्सी पर बैठ गए। क्लियर? कॉन्फिडेंस उससे गिरता है, कॉन्फिडेंस अब आएगा। जी सर। अब आप सुंदर लग रहे हो थैंक यू सर। एक अधिकारी के रूप में, पैरों को ऐसे। थैंक यू सो मच। दूसरा, हाथ जो है इनको आप रगड़ रहे हो जी, तो इनको हटाओ यहाँ से और यहाँ रखो आराम, पीछे ले जाओ हाथों को, यहाँ, ठीक है? खोल सकते हो बात करते समय, लेकिन ऐसे रखेंगे हाथों को। हो जाता है रगड़ा, आ जाता है, ध्यान नहीं रहता है बात करते समय। सवाल जरूरी नहीं है कि सबके जवाब दें, बिल्कुल सर। ठीक है? आराम से जिसका जवाब देना है वो याद रहता है। अच्छा,
साहब जब एकीकरण के बारे में बात कर रहे थे, स्वर्ण जयंती, देख स्वर्ण एक शब्द है जी सर, कि यार स्वर्ण जयंती मन रही है, जुबली मन रहा है, होता है ना 25, 50, 75, 100। वहां उसको यदि सवाल को आप बताते कि सर ये होने वाला है, ये हो चुका है, तो सवाल में से सवाल और पूछा जाता है, बिल्कुल सर, तो उस पर ध्यान देना था। ठीक है, सॉरी, आपका ये बहुत अच्छा है कि सर कुछ वक्त चाहिए, थैंक यू सर, ये अच्छा है, लेकिन ये एक दो सवाल पे ही है, बिल्कुल सर, अधिकांश सवालों पे नहीं कर सकते। सॉरी मांगना बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि अपराध बोध है, बिल्कुल सर, सॉरी बोलना बहुत अच्छा है, जी सर, बेशर्त सवाल को डाइवर्ट करना, अधूरा बोलना। जी सर, ठीक है ना, समझ, आई कांटेक्ट बनाना है चारों के साथ में, जी सर। मुस्कुराहट आपकी अच्छी है, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है। ठीक है ना, थैंक यू।